अस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी या पढ़ी होगी या आपकी नज़र से गुजरी होगी कि आर्मी चीफ की बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात थी क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त इस तरह हचकोले खा रही है कि जिस तरह तूफान में बहरी जहाज हचकोले खा रहा होता है। महंगाई का तूफान आया हुआ है और पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। ये इकोनॉमी की सूरत हाल है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक ऐसी सूरत हाल नहीं पेश आई और इसको अगर इस सूरत हाल से कोई निकाल सकता है तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा या अल्लाह ताला की ज़ात की मदद के साथ बिजनेसमैन और सरमायादार जो है वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको संभाल सकते हैं अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हवाले से ये बिजनेसमैनों से मुलाकात बड़ी अहम थी। लेकिन ये जो बिजनेसमैनों से मुलाकात है ये तो हुकूमत वक्त को करनी चाहिए थी। ये तो जो हुकूमत होती है उसके साथ मुज़ाकरात होते हैं। आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात का हवाल क्या है और इसमें बिजनेसमैनों के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई और क्या उनके साथ बातें हुई और कौन कौन से बिजनेसमैन इसमें शामिल थे, ये इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो बड़ी अहम और दिलचस्प है और आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो मुकम्मल सुनिएगा। इस जो मुलाकात को 10 बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान के इसमें शामिल थे और जो इसको लीड कर रहे थे वो थे गौहर एजाज। अब ये गौहर एजाज कौन है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। गौहर एजाज चुनियोटी शेख फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दादा जमींदार थे लेकिन 1974 में कराची शिफ्ट हुए और कारोबार शुरू कर दिया। वालिद शेख एजाज अहमद जवान हुए तो दादा ने 1 मरबा जमीन बेची, बेटे को 50,000 रुपए दिए और खुद रिटायरमेंट ले ली। वालिद ने कारोबार शुरू किया और कमाल कर दिया। ये 2 तिहाइयों में अरबपति बन गए, सेंटर भी बने और 18 साल चैम्बर की सियासत भी की। ये बादशाह गुर्दों की बीमारी की वजह से डायलिसिस पर चले गए। गौहर एजाज इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वालिद ने इन्हें बुलाया और कारोबार इनके हवाले कर दिया और खुद वेलफेयर के कामों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। ये लेकिन उस वक्त अजनास की ट्रेडिंग करते थे, खाने पीने की जो चीजें होती है उसकी ट्रेडिंग करते थे। गौहर एजाज ने कारोबार संभाल लिया। 1991 में कराची के हालात खराब होने लगे तो वालिद ने इन्हें लाहौर भेज दिया। गौहर एजाज ने लाहौर में आकर 5 टेक्सटाइल मिल्स लगाई। इसके बाद रियल एस्टेट में आए और 30,000 एकड़ पर लेक सिटी बना दिया। एप्टमा की सियासत में आए तो एक नई बॉडी बनाई, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान को टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्री बना दिया। यह इस वक्त पाकिस्तान के 12 बड़े बिजनेसमैन में शामिल है, लेकिन असल इनका कमाल वेलफेयर है। ये 17 बरसों से जिना अस्पताल में मरीजों के मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं। इस सहूलत से साल में 50,000 मरीज मुफ्त फायदा उठाते हैं। इस पर गौहर एजाज के 30 करोड़ पे खर्च होते हैं। इसके साथ साथ जिना अस्पताल के मरीजों, लवाहिकीन और अमले को रोजाना खाने के 10,000 पैकेट्स भी तकसीम करते हैं। इनमें नाश्ता, लंच और डिनर शामिल होता है। ये काम भी ये 16 बरसों से कर रहे हैं। इसके साथ साथ यतीम खाने, स्कूल और राशन की स्कीमें भी चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि गौहर एजाज इस तरफ क्यों और कैसे आए। इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। ये 2008 में 10 अरब रुपए के मकरूज थे। उन्होंने दुआ की अगर अल्लाह ताला ने मुझे कर्ज से निजात दे दी तो मैं अपनी कमाई का 50% अल्लाह की राह पर खर्च करूंगा। अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल कर ली। ये 2016 में कर्ज से निजात पा गए और फिर वो दिन और ये दिन ये अपनी आमदनी का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। इसके बदले अल्लाह ने हर किस्म के मसले मुसीबत से महफूज रखता है। गौहर एजाज इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर और फाइनेंसर थे, लेकिन 2021 में अलीम खान की वजह से इख्तलाफात पैदा हो रही है, इमरान खान से दूर हो गए। 7 मार्च 2023 को आर्मी चीफ हाउस में मुल्क के 10 बड़े बिजनेसमैनों की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर खजाना असाग डार से मुलाकात हुई। मुझे किसी जरिए से पता चला कि इस मीटिंग के लिए गौहर एजाज ने अहम किरदार अदा किया था। गौहर एजाज माफ कीजिएगा, गौहर एजाज ने इस हवाले से बताया कि पंजाब के 5 बिजनेसमैन थे, जबकि 5 बिजनेसमैनों को आरिफ हबीब कराची से लेकर आए थे। यूं हम 10 लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई इसमें 10 लोग शामिल हुए। उनमें से कराची में से आरिफ हबीब, बशीर जान मोहम्मद, मोहम्मद अली तबा, शाहद सूरती और शबाज मलिक थे, जबकि पंजाब से गौहर एजाज,
फवाद मुख्तियार, शहजाद असगर, फैसल अफरीदी और मियां एहसन थे। अब आर्मी चीफ से ये क्यों मिले? इनका जवाब था कि पाकिस्तानी माशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है। हम 10 लोग ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, हमारे पास 10 लाख लोगों की वर्क फोर्स भी है। हम रियासत को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि हम इन हालात में मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। दूसरा, हमारा ख्याल था हमारी मुलाकात के बाद बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा होगा। चुनांचे हमने आर्मी चीफ से रब्ता किया और हमें मुस्बत जवाब मिला। ये जो कॉलम एक तहरीर किया है, ये मुल्क के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जवेद चौधरी, उन्होंने तहरीर किया और उन्होंने अपने कॉलम में तमाम मुलाकात का हवाला लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि जी हमें मुस्बत जवाब मिला। तो आगे जवेद चौधरी लिख रखा है कि जी मैंने उनसे पूछा कि आप हुकूमत के पास क्यों नहीं गए। ये अस्कर बोले हुकूमत इमरान खान की हो या PDM की हो, ये फैसला साजी में मार खा जाती है, जबकि इकोनॉमी फौरी और ठोस फैसलों के बगैर नहीं चल सकती। इकोनॉमी में आज भी और बहुत अहम होता है, आज बहुत अहम होता है, जबकि सरकारी फायर ब्रिगेड्स पानी भरवाने का अमल भी 6 दिन में मुकम्मल किया जाता है। चुनांचे जनरल बाजवा हो या जनरल आसिम मुनीर, हम बिलाखिर फौज के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने पूछा लेकिन क्यों? जो ने लिखा कि मैंने पूछा लेकिन क्यों। ये बोले मसलन पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। हमने 2022-2021 में $19.5 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी और यह हमारी पोटेंशियल का आधा है। हम बड़ी आसानी से इसे डबल कर सकते थे, लेकिन टेक्सटाइल के लिए कपास चाहिए। पाकिस्तान में कपास की पैदावार तेजी से कम हो रही है और हम हर साल बाहर से $4 बिलियन की कपास मंगवाते हैं। इसका धागा और कपड़ा बनता है और फिर गारमेंट्स बनकर एक्सपोर्ट हो जाती है। चुनांचा हमारे पास अगर कपास नहीं होगी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगी। कपास खरीदने के लिए $4 बिलियन चाहिए, जबकि हमारे मालियाती ज़खायर $3 बिलियन से भी कम है। लिहाजा फिर कारोबार कैसे चलेगा? हम 10 साल से हुकूमत के दरवाजे पर टकरे मार रहे हैं। आप मुल्क में कपास का नया बीज आने दें ताकि हम अपनी जरूरत की कपास पैदा कर सके, हमें बाहर से ये ना मंगवानी पड़े। लेकिन वफाक हमें सूबों के पास भिजवा देता है और सूबे हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि जवाब देकर हमें दोबारा इस्लामाबाद रवाना कर देते हैं। हम फिर क्या करें? दूसरा, हम हर साल $6 बिलियन का खाने का तेल मंगवाते हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से इस मुल्क में कॉर्न, सूरजमुखी, किनोला, सोयाबीन उगाकर ये $6 बिलियन बचा सकते हैं, मगर हुकूमत हमें पल्ला नहीं पकड़ा रही। हमने इस दिन ये हकीकत आर्मी चीफ के सामने रखी और फौरी तौर पर यह फैसला हो गया। हुकूमत हमें जमीनें इकट्ठी करके देगी, हम बाहर से कंपनियां लेकर आएंगे और मुल्क में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, कतर और UAE इस सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, मगर ये हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। ये भी हमारी तरह एस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांगते हैं। हमने ये हकीकत इस दिन बताई, बल्कि इस तरह माइनिंग और IT में भी बेतहाशा पोटेंशियल है और चीन में अरबों मालिक में इन सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, मगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। लिहाजा काम कैसे होगा? आगे जो लिखा है, मैंने पूछा क्या मीटिंग में कोई सियासी गुफ्तगू हुई? ये कतई लहजे में बोले हरगिज नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ माशियत, इकोनॉमी और बिजनेस था। ताहम बशीर जान मोहम्मद जो डाल्टा के मालिक हैं, उन्होंने सागडार से इतना कहा था कि आप इलेक्शन करवा दें, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। मैंने ये सुनकर बशीर जान से पूछा था अगर PDM इलेक्शन जीत गई तो क्या इमरान खान नताइज मान लेंगे? मेरे इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा आर्मी चीफ का इस पर क्या रद्द अमल था? उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैंने पूछा क्या एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात से परेशान है? ये बोले आर्मी चीफ ने हमें कुरान मजीद और अहदीस के हवाले देकर बताया इंसानों और कौमों पर ऐसे मुश्किल वक्त आते रहते हैं, अल्लाह ताला वक्त फेरता रहता है, हम भी बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगे। मुझे इनकी गुफ्तगू सुनकर महसूस हुआ वहां तशवीश मौजूद है लेकिन परेशानी नहीं है, ये लोग पुरउम्मीद हैं। मैंने पूछा क्या सागडार IMF की वजह से परेशान थे? ये बोले जी हाँ ये थे। इनका कहना था तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF हमारी नाक रगड़ रहा है और जब तक ये मामला नहीं निपटेगा हम बहरान से बाहर नहीं आ सकेंगे। मैंने मशवरा दिया हमें मुतबादिल रास्ते भी तलाश करने चाहिए, हमें रूस और ईरान से सस्ता पेट्रोल लेना चाहिए, हमें एनर्जी में भी खुद कफालत का बंदोबस्त करना चाहिए। हम आखिर कब तक इस तरह हाथ फैलाते रहेंगे? मैंने पूछा इमरान खान आपकी मुलाकात के बाद क्यों कहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत कराई थी? जिसकर बोले मैंने दिसंबर 2022 में 3 बिजनेसमैनों के साथ जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी। मैंने मशवरा दिया था आप सूबों में असम्बलियां ना तोड़ें, मुद्दत पूरी करें, इलेक्शन वक्त पर होने दें, वरना मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, इकोनॉमी भी जाएगी, आपको इलेक्शन में नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका जवाब था मुझे मेरे वकील बता रहे हैं कि हुकूमत 90 दिन में हर सूरत में इलेक्शन कराएगी और यूं दोनों सूबों के दोबारा हुकूमत बना लूंगा। मैंने उन्हें बताया मेरी बात लिख लें, आपने अगर असम्बलियां तोड़ दी तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, आप सूबों से भी जाएंगे, मगर ये ना माने और आज सूरत हाल देख लें।
चुनाचा हमने इनकी हुकूमत नहीं गिराई थी। हम तो दिसंबर 2022 में भी नहीं बेचारे थे। ये गड़ा इमरान खान ने खुद खोदा है जो रोज दूसरों को उसका जिम्मेदार करार देते हैं। मैंने पूछा आपके चीफ से मुलाकात का क्या फायदा हुआ? यसकर बोले बहुत फायदा हुआ, बिजनेसमैन कम्युनिटी का एतमाद में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने 45,267 एकड़ जमीन इकट्ठी करके फौज के हवाले कर दी, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब हम इस जमीन पर गैर मुल्की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, ज़राअत को तरक्की देंगे, हम कम से कम इजरास में खुद कफील हो जाएंगे और इससे अरबों डॉलर का सरमायाकारी बचेगी। मैंने पूछा इमरान खान का इशू क्या है? ये हंसकर बोले ये बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाते हैं। ये तमाम मुलाकात का हवाला जवेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा है और अब इसमें से क्या क्या बातें हैं। जाहिर बात है जवेद चौधरी में बुग़्ज़ इमरान मौजूद है और जाहिर बात इसमें उन्होंने इमरान खान को रगड़ना तो था ही, लेकिन बिजनेसमैनों की आप तशवीश देख लें कि ये हुकूमत के पास नहीं जा रहे। ये जमहूरी हुकूमतें हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, ये इनके पास नहीं जा रहे। ये जा भी रहे हैं तो स्टैब्लिशमेंट के साथ जा रहे हैं, ये उनके पास गारंटी मांग रहे हैं। तो क्या हमारा मुल्क जमहूरी है? क्या यहां अवाम की ताकत है? क्या यहां के सरमायाकारों को किसी के ऊपर एतमाद नहीं है? ये वो सरमायाकार हैं कि जो मुल्क की बैकबोन है, जिनके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब पूरी दुनिया अपने दरवाजे खो रही है, अपनी राहदारियां दे रही है कि सरमायाकार उनके पास आए, तो हमारे सरमायाकार जो चंद एक ही रह गए हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं जा रहे, इस मुल्क को छोड़ के बहुत ज्यादा लोग यहां से जा चुके हैं, तो क्या हमें उनको रिलैक्स करना चाहिए कि वो खुल के काम कर सकें, खुल के सरमायाकारी कर सकें, या उनके जहनों में भी क्वेश्चन मार्क होने चाहिए कि जो आम आवाम के जहनों में भी क्वेश्चन मार्क हैं? मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।